अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज IMF का वफ्द पाकिस्तान आ पहुंचा है ताकि जो दूसरा प्रोग्राम है IMF का, उस हवाले से जायज़ा लिया जा सके पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जो नई हुकूमत बनी है उसके साथ। और ये तवक्को की जा रही है कि इस प्रोग्राम के नतीजे के अंदर, और जो ये 4 रोज़ा दौरा है, इसके नतीजे के अंदर $1.1 बिलियन जो है IMF पाकिस्तान को रिलीज़ करेगी। जायज़ा प्रोग्राम की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिल जाएगी। इसके अलावा इस दौरे के दौरान पाकिस्तान की माशी टीम IMF से अगले 3 सालों के लिए $6 अरब के कर्ज के हसूल के लिए भी बातचीत का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को बड़े और लंबे अरसे के प्रोग्राम की ज़रूरत है और इसके असरात अगले आने वाले बजट पर भी होंगे। मगर अवाम ये जानना चाह रही है कि क्या अगर पाकिस्तान दूसरे IMF प्रोग्राम के अंदर चली जाती है तो क्या महंगाई जो है वो कम होगी? इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम के क्या तासुरात हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हर दफ़ा अवाम इस उम्मीद पर रहती है कि चलें जी आप नई हुकूमत आई है, कोई बेहतर करेंगे। पहले भी 16 महीने इन्हों में ऐसे ही गुजार दिए। जो घर 18 में मैं किचन का सामान 10,000 रुपये का लेके जाता था ना, अभी 80,000 रुपये का मैं लेके आऊँ तो तब भी सही तरह पूरा नहीं होता। किचन के सामान में आम रोज़मर्रा की चीज़ें, मेरे जैसा मजदूर बंदा तो प्याज नहीं खरीद सकता, ठीक है, और किचन का सामान सारा इधर। अभी फ्रूट को आग लग जाएगी, कोई तो मैं कहता हूँ भूल ही जाए ना बंदा। पहले भी उन लोगों की हुकूमत थी तो पहले तो बहुत ज़्यादा महंगाई उन लोगों ने की है। अब पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो वैसे कोई उम्मीद नहीं है इन पर। लगता नहीं है कि ये महंगाई कम करेंगे, ज़्यादा ही होगी। ये कुछ ना करेंगे तो ये पहली तरह इनको लोग आगे से भी ज़्यादा इनको जलील करेंगे। बिजली के बिल हैं वो भी इतने ज़्यादा आ गए। गैस का बिल पहले थोड़ा आता था, अभी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। दूसरे नंबर पे सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, आलू पहले 30 थे, अभी 80 हो गए हैं। ये देखें, ये क्या मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये तीनों आजमाइश जा चुकी हैं। जी बिल्कुल भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पहले भी 16 माह इन्होंने हुकूमत की है। इन्होंने अवाम के लिए कोई रिलीफ कुछ भी नहीं दिया। ये जो 13-14 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये अपने मफाद के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं करना इन्होंने। पिछले गवर्नमेंट ने बड़ी तबाही मचाई थी ना, मैं भी कोई अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब दूसरी दफ़ा जो एक्सपीरियंस में जाएंगे ना, तो वो मेरे ख्याल में मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इनको गरीब से कोई तल्लक नहीं है, इनको अपने बादशाहत और महल चाहिए, वो उनमें मसरूफ़ हैं। मैं ये समझता हूँ जो भी आया है इस मुल्क में, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अवाम के बारे में नहीं सोचा, और उसी वजह से ये है कि आप ये देखें कि लोग जो हैं इस वक्त मजबूर हैं खुदकुशियों करने पे। हालात जो हैं उसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसे लगता कि एक आम जो बंदा है उसको ये फैसिलिटेट कर सकें ये गवर्नमेंट। तो देखें ना, जो खुद ही मैंडेट इस तरह लेके आए हैं, जो एक आवाम की वोटों की चोरी करके आए हैं, वो कैसे हो सकते हैं? तो नाज़रीन, अवाम जो है बड़ी पुरुमीद नहीं नज़र आ रही। मगर क्या IMF के प्रोग्राम में जाने से इवेंचुअली जो है अफराते ज़र की जो शरह है वो कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, या कि IMF के प्रोग्राम में जाने से हुकूमत को तरक्याती बजट के अंदर कटौती करनी होगी? इसी हवाले से ये जो अहम सवाल है, इनका जवाब ढूंढने के लिए हमने दावत दी है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने चार्टर ऑफ द इकॉनमी एक किताब जो है वो हाल ही में लिखी है इसी हवाले से। पाशा साहब, आपकी जानिब सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो एक बयान दिया है वज़ीर ख़जाना ने कि जी हम एक लंबी डील करना चाहते हैं IMF के साथ, क्या ये मुल्क के लिए सही होगा और क्या इससे इवेंचुअली जो है अफराते ज़र की शरह नीचे आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के माशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हम किसी न किसी वक्त खुदा न खास्ता खतरा मौजूद है कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। अब आप पिछले साल देखिए, जून के महीने में हमारे रिजर्व्स जो हैं वो खींच खांच के $4 अरब तक गिर चुके थे, जिसके नतीजे में हम 1 महीने के भी दरामदाद नहीं कर सकते थे।
تو اللہ کا فضل ہے کہ فوراً اس کے بعد ایک IMF کا اسٹینڈ بائی فیسلٹی آیا اور کچھ ہمیں پیسے باہر سے ملے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک گاڑی چل رہی ہے مگر ریزروز ابھی بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت 7 اور 8 ارب ڈالر کے بیچ میں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک ملک دیوالیے کے اس حد تک قریب آ جاتا ہے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کرے اور دیوالیہ ہو جائے جس طرح سری لنکا کا ہوا پچھلے سال تو آپ یہ دیکھیں گے کہ افراط زر کی رفتار جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے خدا نہ خواستہ وہ 60 یا 70% تک جا سکتی ہے, 2 گنا ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے دیوالیے کی طرف نہ جائیں اور اس کو کچھ عرصے کے لیے کم از کم ایک امبریلا کی ضرورت ہے اور وہ چھتری کون سی ہے؟ وہ ہے IMF پروگرام. IMF کا یہی کام ہے کہ جو ملک مشکلات میں ہیں انہیں سنبھالیں, ان کو ہیلپ کریں اور آگے لے جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں IMF پروگرام میں جانا ہے. ان قریب تو کوئی خاص امید نہیں ہے کہ افراط زر میں بہت کمی آئے گی. اس وقت کچھ کم ہوا ہے, آپ کا جو رفتار ہے تقریباً 23% تک گر چکا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 20% نیچے آ جائے, مگر نمایاں طور پر پہلے سال IMF کے پروگرام میں کوئی اتنی بڑی کمی نہیں آتی ہے, اس لیے کہ آپ کو بہت سے ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار کافی ہائی رہتی ہے. مگر یہ والی جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے پاشا صاحب یہ تو ختم ہو جائے گی اپریل کے مہینے کے اندر. اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ اس بار بھی جب وقت آیا ہے تو ہم ان سے مذاکرات کریں اور پھر ایک لمبی اگریمنٹ لے لیں. 6 سال کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم لمبی اگریمنٹ لیں, $6 بلین کی اگریمنٹ ہم جو ہے وہ لے لیں. اب اتنی لمبی اگریمنٹ کے لیے ہمیں پھر سے جانا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی اگریمنٹ نہیں کرنی چاہیے, چھوٹی اگریمنٹ کرنی چاہیے IMF کے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF عام طور پہ 6 سال کے اگریمنٹس کی طرف نہیں جاتا. یہ جو ان کا سب سے لمبا پروگرام ہوتا ہے اس کا نام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اور وہ کھینچ کھانچ کے 3 سال کا ہوتا ہے. اس کے آگے IMF نہیں جاتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان اپنی دلدل سے نہیں نکل پائے 3 سال میں تو پھر اس کے بعد ایک نئے پروگرام میں جا سکتا ہے, مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت پہ آپ 6 سال کے پروگرام میں چلے جائیں. اور یہ جو محمد اورنگزیب صاحب کو اب وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے, اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے تو لمبی ہسٹری دیکھی ہے پاکستان کے اندر, ٹیکنوکریٹس جب بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں تو معاشی صورتحال لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک دم ٹھیک ہو جائے گی, مگر کبھی ہوئی نہیں. آپ شوکت عزیز صاحب کو دیکھیں جو وزیر اعظم بنے, پھر معین قریشی صاحب کو دیکھیں, پھر شوکت ترین صاحب کو دیکھیں, اس سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اس بار بھی ایک ٹیکنوکریٹ کا جو ہے ایک انہوں نے اس کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہمیں صحیح پٹری پہ کہتے ہیں کہ جی چلا دیا جائے. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے ایک سیاستدان کو ہونا زیادہ ضروری تھا؟ چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی فیصلے سے زیادہ یہ ایک سیاسی فیصلے ہونے چاہیے تھے. جی میرا خیال یہ ہے کہ ان حالات میں, پاکستان کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے ایک پولیٹیکل کنسنسس آن دا ریفارم پروسیس, اور یہ صرف سیاسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ ایک یونینمٹی آف ویو دیکھیں گے تو ہماری نیگوشیٹنگ پاور بھی بڑھے گی IMF کے ساتھ, اور مناسب اقدامات بھی ہم لے پائیں گے, اور کسی ایک پارٹی کی پوزیشن خراب نہیں ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. انڈیویجولز ڈونٹ میٹر سو مچ, اس وقت پروسیس بہت اہم ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایک کنسنسس ارائیو کریں آن اکنامک ریفارمز, آلموسٹ لائک اے چارٹر آف اکانومی. یہ اصل ٹیسٹ ہے اور اس کی وجہ سے بہت فرق پڑ سکتا ہے اور ہم آگے بڑھ پائیں گے IMF کے ساتھ. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ارسپیکٹو کہ فائنانس منسٹر
इस नौयत का है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की, चूँकि आपने बात की जो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी, आपने अपनी किताब भी चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से ही लिखी है, मगर अगर आप हक़ाइक़ की तरफ जाएं तो आज ही अखबार में ख़बर छपी थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वफाक को अदालत ले जाएंगे अगर उन्होंने हमारी बाकी की जो किस्त है जो सूबे को देनी है वो रिलीज़ नहीं की। तो एक हम आहंगी की जो आप माहौल है वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान IMF की कंडीशंस पे पूरा उतर पाएगा, या आप समझते हैं कि IMF की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है ये हम आहंगी, जिसके बगैर नहीं मुकम्मल होगा IMF का प्रोग्राम? जी देखिए, इस वक्त बहुत से अहम आपको इक़दाम लेने हैं। सबसे पहले तो मैं ये जिक्र कर दूं कि हमारे टैक्स के निज़ाम को बहुत फैलाने की ज़रूरत है और हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना है, और मुल्क के जो शरफा हैं जो टैक्स बहुत कम देते हैं उनसे टैक्स ज़्यादा हासिल करना है, जिसमें नुमाया तौर पर आपके ज़मींदार हैं, आपके बड़े ट्रेडर्स हैं, आपके बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स वगैरह वगैरह हैं। तो ये हासिल करने के लिए आपको एक सियासी ताकत की ज़रूरत होती है जो कि अभी तक नहीं रही है, और अगर आप इस तरह के मूव्स नहीं करेंगे तो आपका जो टैक्स जो निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा नहीं होगा, आपका खसारा कम नहीं होगा और आप उसी जाल में फंसे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि इस तरह के बड़े इक़दाम लेने हैं। एक और आपको नुमाया एग्जाम्पल दे दूं, आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, पाकिस्तान को इस वक्त उनकी वजह से हमारे फेडरल बजट पर तकरीबन 1300 अरब का बोझ पड़ता है, बहुत बड़ा बोझ है। अब वक्त आ गया है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखना है, उनको संभालना है, कुछ को प्राइवेटाइज करना है, कुछ को रीस्ट्रक्चर करना है, इस पे मेहनत करनी है और ये भी बड़े मुश्किल डिसीजंस होंगे। ये आपने कहा यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस की आपने बात की, हम आहंगी की बात की, और आपने ये भी कहा कि आप जो मर्ज़ी वज़ीर ख़जाना ले आएँ, जब तक आप चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर एक पेज पे नहीं आएंगे, तमाम सियासी जमातें पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर हफीज़ पाशा साहब, यही सवाल आपको, एक टेक्नोक्रेट जो है वो कैसे जो है सियासी फ़ैसले और सियासी तौर पे लोगों के अंदर रिकन्सिलिएशन पैदा करके इनको एक पेज पे लाएगा? ये तो मैं समझने से कासिर हूँ, इसलिए चूँकि ये तो एक टेक्नोक्रेट हैं, ये इसके लिए तो जो आप कह रहे हैं उसके लिए तो एक सियासतदान चाहिए। देखिए, ये काम जो है ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को करना है। वो तो सियासी तौर पर आए हैं, इलेक्टेड हुए हैं और एक हुकूमत बनाई है उन्होंने, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका रोल विल बी इम्प्लीमेंटेशन एंड इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज गेटिंग आर इम्प्लीमेंटेड। जो सियासी जो आप तक जिसे कहते हैं कि कंसेंसस लाना है, वो पार्टीज के लीडर्स को बैठना है और आपस में बैठकर तय करना है कि हमें कहाँ जाना है। मैं आपको 2-3 ऐसे सीरियस इश्यूज बताता हूँ जिस पे डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश है। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन। जी मसलन अब आप देखिए, PIA की प्राइवेटाइजेशन पर पिछले तकरीबन 10 साल से बातें हो रही हैं। एक सियासी पार्टी कहती है हाँ करो, दूसरी सियासी पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो उस पर यूनानिमिटी नहीं हो पाई। फिर आप मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस के निज़ाम की बात कर रहे हैं बढ़ाने की। क्या मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं ख़ासतौर पे जिनका रूरल बेस ज़्यादा है वो तैयार हो जाएंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो नाफिज हो जाए और रिजर्व रेवेन्यूज में इजाफा हो सिग्निफिकेंटली? तो ये है असल मार्केट टेस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स। इसलिए कि IMF तो जो आपसे बात करेगा वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि इस मर्तबा सख्त से सख्त इक़दामात रिफॉर्म्स लिए जाएं, जिससे मुल्क की जो हमारे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद कहा जब पाकिस्तान से मीटिंग हुई
कि Pakistan should move towards progressive taxation and use the additional revenues to provide relief to the poor. ये बिल्कुल वाज़े तौर पर IMF की थिंकिंग इस वक्त है, मुनासिब है, और इसे हमें कोशिश करके इम्प्लीमेंट करना है. तो आपने दुरुस्त कहा कि शहबाज शरीफ साहब का जो काम है, द वर्क इज़ रियली कट आउट फॉर हिम, मगर अगला सवाल मेरा यही होगा कि अगर आपने IMF के जितने भी शराइत हैं उनको नाफिज करना है, तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो गरीब तबका है वो प्रोटेक्टेड रहे, जो वनरेबल तबका है पाकिस्तान का उसको किसी ना किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ रहे? ये मैं आपसे पूछूंगी. छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर होते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है. हमारे साथ हैं माहिर माशियात हफीज़ पाशा साहब. हफीज़ पाशा साहब, अगर हम IMF के प्रोग्राम के अंदर अब फिर से जाएंगे, अप्रैल के बाद ये बातें हो रही हैं, तो उसके अंदर अगर आपने शराइत भी IMF के लगाने हैं तो वो कौन से इक़दामात ऐसे हुकूमत ले सकती है जिससे गरीब तबका जो हो वो प्रोटेक्टेड रहे और उसको ना ये चुभें IMF की शराइत? सबसे अहम ये बात है कि हमारा जो प्रो पुअर प्रोग्राम है, और मैं कुछ अगर आप इजाज़त दें तो ये कहूँगा कि हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अल्लाह के फजल से एक बहुत मुनासिब और अच्छा प्रोग्राम, और इससे टारगेटिंग भी अच्छी हो रही है. ख़वातीन को पैसे मिल रहे हैं, तकरीबन 90 लाख ख़वातीन को हर क्वार्टर पैसे मिलते हैं. ये अच्छा वेल डिज़ाइंड वेल एक्सिक्यूटेड प्रोग्राम है. इसका साइज इस वक्त 400 तकरीबन 70 अरब है. इसको फौरन से फौरन 2 गुना करना है. दूसरी तरफ जो आपके जो नौजवान हैं, आपको हैरत होगी इस वक्त बेरोजगार बेकार नौजवान जो हैं उनका नंबर जो है वो बहुत तेजी से बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच चुका है. उनको एब्जॉर्ब करना है. उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वगैरह करने हैं. प्रोग्राम्स हमने काफ़ी सोचे हैं, डिज़ाइन किया है. सवाल ये है कि रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और अगर आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से 3-4 हज़ार अरब एक्स्ट्रा उठाए तो यकीनन आप अपने पुअर तबके को एक मुनासिब सपोर्ट दे सकते हैं. आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है कि क्या जो रुपी और डॉलर पैरिटी है वो इसी तरह रहेगी, या आप समझते हैं कि रुपी आगे जाके मज़ीद मजबूत होगा? देखिए, मजबूत होने के इम्कानात इस वक्त शॉर्ट रन में कम हैं. हमने तो एक लिहाज से अपने रुपए को आर्टिफिशियली मजबूत बना के रखा हुआ है. ये बहुत हैरत की बात है कि आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, बहुत कम हैं, उसके बावजूद रुपए जो है वो मुस्तहकम बैठा हुआ है. IMF के जब अगले प्रोग्राम में जाएंगे तो IMF पहले भी कह चुका है और उसको हमने फॉलो नहीं किया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो यही जरिया होगा हमारे इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने का. तो लिहाजा आप ये देखेंगे कि रुपए की कदर में गिरावट होना शुरू हो जाएगी. बस उम्मीद ये है कि हद से ज़्यादा गिरावट ना हो, मगर इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा और ये एक बेहतर पॉलिसी होगी बनिस्बत इस वक्त जो आप इंपोर्ट्स को फिजिकली कंट्रोल कर रहे हैं. एक्सपोर्टर्स बहुत डिसएडवांटेज में जा चुके हैं. ये गलत पॉलिसी. ये बात आपने पहले भी की. बिल्कुल आखिरी सवाल वो SIFC के हवाले से है, क्योंकि ये एक बहुत अहम इक़दाम था. इसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, और आप समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर SIFC के ज़रिए जो है पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हम सब तो ये कहते थे कि SIFC की एक बात हमें बहुत पसंद आई थी, और वो थी कि उनका फोकस था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किसी तरह से फैसिलिटेट करें. लफ्ज़ फैसिलिटेशन तक है इसके नाम में, और कोशिश यकीनन की गई और कुछ स्टेप्स लिए गए. मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि इस वक्त बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा. पिछले साल आपने प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन जो है वो 80% रोक दी थी. इन हालात में कौन, यहाँ तो हो रहा है कि चुपचाप से बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में.
तो ये बिल्कुल मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, SYFC ने जो प्रॉमिसेस किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं हो पाए हैं, और हम बस मुंतज़िर हैं कि कुछ बेहतरी लाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ इजाफा होना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हफीज़ पाशा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपकी जो एक एक्सपीरियंस है उससे हम मुस्तफ़ीद हुए। नाज़रीन, इधर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद एक स्पेशल ट्रीट है आपके लिए। आप लोगों को बताया गया था कि हबीब जालिब साहब की बरसी जो है वो कल है, मगर वो कल नहीं, वो आज है, और उस हवाले से उनकी साहिबजादी हमारे साथ होंगी। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब साहब की ये नज़म सभी ने सुनी हुई है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर आमराना दौर में हबीब जालिब साहब की नज़में हर इनकलाबी ने जो है वो सुनाई हैं, वो पढ़ी हैं, और हर आमराना दौर में हबीब जालिब साहब ने बड़ी ख़ूबसूरती से जो है अवाम की तकलीफ़ें जो है उनकी तर्जमानी की है। शायद यही वजह है कि उनको शायर अवाम का ख़िताब दिया गया। जालिब साहब ने 1947 में भारतीय पंजाब के शहर होशियारपुर से कराची हिजरत की, और उन्होंने अपनी पहली शायरी जो है और पहला शेर जो है वो वक्त सहर 7वीं क्लास में कही। आज जालिब साहब को हमसे बिछड़े 31 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी अपनी इनकलाबी शायरी और बेबाक नज़रियात की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। और नाजरीन, आज हमारे साथ हैं जालिब साहब की साहिबजादी तायरा हबीब जालिब साहिबा, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही हबीब जालिब साहब की बरसी है। जो टेलीविज़न चैनल्स कल उनको याद कर चुके हैं वो गलत याद कर चुके हैं, इसलिए चूँकि उन्होंने गूगल के ऊपर देखा कि जालिब साहब की बरसी कल थी, मगर असल में जालिब साहब की बरसी जो एक नेशनल पॉइंट है पाकिस्तान के और इंटरनेशनली रिनाउंड है, हबीब जालिब साहब की आज है बरसी। क्यों तायरा जी? अस्सलाम वालेकुम जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं इसको आपको बता दूं, क्योंकि जालिब साहब की जब डेथ हुई तो 12 मार्च और 13 मार्च की दरमियानी शब थी। तो जालिब साहब के पास मैं मौजूद थी, उनके कमरे में उनका हाथ मेरे हाथ में था। तो 12 बजे के बाद 12:30 बजे 13 मार्च 12 बजे के बाद जो है वो दूसरा दिन शुरू हो गया था। तो 12:30 बजे जालिब साहब की डेथ हुई, और उनके कतबे के ऊपर भी कब्रिस्तान जहाँ पे उनका मज़ार है, उस कतबे के ऊपर भी जालिब साहब की डेट लिखी हुई है जब उनकी डेथ हुई 13 मार्च। तो वो आप वो भी इसको भी देख सकते हैं। तो ये गूगल वाले जो हैं उनको अपना ये ठीक कर लेना चाहिए, और हमारे जो पाकिस्तानी चैनल है उनको भी ठीक कर लेना चाहिए कि हबीब जालिब साहब की बरसी जो है वो 12 मार्च को नहीं, वो 13 मार्च को थी, यानी आज के दिन। ये उनकी बेटी तायरा हबीब जालिब साहिबा हमें बता रही हैं। हाँ जी, तो उनको इतनी जल्दी है, जालिब साहब को एक दिन पहले ही वो मार देते हैं। तो ये गुजारिश है उनसे कि इस चीज़ को वो ठीक कर लें। 13, 12 और 13 की दरमियानी शब रात 12:30 बजे जालिब साहब की डेथ हुई, 13 मार्च बनता है। अच्छा, अगर आप अपने अब वालिद के बारे में सोचें तो उनकी पहली नज़म पे जाएं जब उन्होंने 7वीं क्लास में लिखी, बल्कि आप 1953 में चली जाएं, 1953 में जी, जब उन्होंने एक नज़म लिखी थी, और उस वक्त कराची के अंदर जो है एक आप समझें कि एक स्टूडेंट्स ने एक मुहिम चलाई हुई थी, तो उन्होंने लिखा बच्चों पर चली गोली। जी जी, वो क्या ऐसा मंजर था जिसके नतीजे में जालिब साहब ने ये नज़म लिखी? जी, ये फातिमा जना के दौर में ये नज़म लिखी गई, और उस वक्त कैंपेन चल रही थी, उनकी कैंपेन के हवाले से स्टूडेंट पे डायरेक्ट गोली चल गई थी। तो जालिब साहब ने ये नज़म लिखी थी, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े क्यों रोए मेरे होते। तो उस वक्त उसके बाद फिर उनको जेल में भी उस नज़म के वजह से उनको जो है जेल जाना पड़ा। बिल्कुल, जेल, वो जो अयूब साहब का दौर था, जी, अयूब खान का दौर था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने भुट्टो के खिलाफ भी एक मुजाहरा किया था, और उसके नतीजे में भी उनको जेल जाना पड़ा। हर दौर में जालिब साहब को जेल जाना पड़ा। हाँ।
بالکل جب بھی وہ کوئی نظم لکھتے تھے انقلابی نظمیں ان کی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ میں نظم تو میں نے پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے گرفتار ہونا پڑے گا یا مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہر دور میں بھٹو کے دور میں یحییٰ خان کے دور میں اپنا بی بی کے دور میں ہر دور میں جالب صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. جب وہ جیل جاتے تھے تو آپ ظاہر ہے ملنے جاتے ہوں گے, تو اس وقت ان کی کیا فیلنگز ہوتی تھیں کہ آپ لوگ باہر تھے, شاعر تھے, رومانٹک پوئٹ تھے شروع میں تو, اور اسی طرح آپ کا گھر چلتا تھا, تو جب جیل جاتے تھے تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا؟ منیزے ہم لوگوں کو مشکلات ہی مشکلات ہوتی تھیں. جالب صاحب تو پہلے تو شادی کے حق میں نہیں تھے. جب شادی کی ان کی وہ بھی پکڑ کے زبردستی بڑوں نے, تایا نے اور سب رشتہ داروں نے مل کے جالب صاحب کی شادی کر دی. اور جالب صاحب کی جب شادی ہوئی تو جالب صاحب عوام کے شاعر تھے, عوام میں رہتے تھے, سڑکوں پہ رہتے تھے, جلسوں میں رہتے تھے, جیلوں میں رہتے تھے اور باہر سے پکڑے جاتے تھے. اور ہمارا یہ عالم تھا کہ بازار والے اور نیبرز میں ہم لوگوں کو یہاں تک کہ ہمارے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو جب جالب صاحب کو پکڑ لیتے تھے تو بازار والوں کو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ جالب صاحب پکڑے گئے ہیں, تو ہم لوگوں کو وہ آ کے سامان دیتے تھے کھانے پینے کا, اور آ کے کہتے تھے کہ جالب صاحب جب جیل سے چھوٹ کے آتے تھے تو وہ ایک فلموں کے گانے لکھا کرتے تھے اور وہ ادھار آ کے چکاتے تھے. ہاں جی, تو جیل کے بعد فلموں کے گانے لکھے جاتے تھے؟ جی, جیل سے باہر آ کر وہ فلموں کے گانے لکھتے تھے. اور ایسے بازار سے جو ادھار لیتے تھے میری والدہ یا بازار والے ان کا خیال رکھتے تھے, ہمارا بھی خیال رکھتے تھے کہ یہ جالب صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ میری بچوں کا اور میری بیوی کا خیال رکھنا ہے. اس طرح سے نیبرز سے بھی ہم لوگوں کو کھانا آتا تھا. ہمارے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہوتی تھیں, کپڑے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے, ہمارے پاس یہاں تک کہ فرنیچر نہیں تھا, تو بس ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا. تو اسی طرح سے والدہ نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹا اسی میں ہم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے, صبر کرنا ہے. جالب صاحب نے بہت سختی سے یہ کہا تھا کہ بیٹا کسی سے آپ لوگوں نے مانگنا نہیں, اور اپنی وائف سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی دینے کے لیے بھی گھر آئے حکومت کی طرف سے تو آپ لوگوں نے بالکل نہیں لینا. اچھا, ان کی جو سب سے مشہور نظم ہوئی وہ دستور ہے, اور میرا خیال ہے بڑے کم لوگوں کو پتہ, یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جی 1983 میں جب خواتین نے یہاں پہ, ہم لاہور بیٹھے ہوئے, لاہور شہر کے مال روڈ پہ جلوس نکالا تھا, اور جنرل ضیاء نے تب کہہ دیا تھا کہ عورت کی گواہی عادی ہوگی, تو اس کے اندر سینکڑوں خواتین نکلی تھیں, اور میرا خیال ہے 2 سے 3 مرد تھے اس کے اندر, ان میں سے ایک جالب صاحب تھے جن کو بہت لاٹھی چارج کا بھی سامنا کرنا پڑا, ان کو پھر جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بھی ڈال دیا گیا, وہاں پہ بھی پھر انہوں نے نظم پڑھی. تو دستور انہوں نے کس ماحول میں لکھی؟ ایوب خان کا آئین 1962 کا آئین تھا جب حبیب جالب صاحب نے یہ نظم لکھی, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تو وہ ان کا ترنم ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہر دور کے اندر جو ہے نا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, اور لوگ جو ہے ہر دور کے اندر جو ہے یہ جالب صاحب کی جو نظم ہے وہ پڑھ دیتے ہیں. تو آج ایسا دن ہے کہ لوگوں کا دل بھی, کئی لوگوں کا دل دکھی ہے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان نہیں بن سکا, ایک جمہوری پاکستان جس کا لوگوں کا ایک خواب ہے. تو وہ اگر آپ نظم پڑھ دیں تو میرا خیال ہے لوگ اچھی طرح ان کو یاد بھی کریں گے, اور ان کے دل بھی جو ہے وہ ذرا بھر آئیں گے. بہت شکریہ جی. میں ویسے تو جالب صاحب کا ترنم سے ہی پڑھتی ہوں, تو آج اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتی ہوں. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات
کو جیل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. طاہرہ حبیب صاحبہ بہت بہت شکریہ. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ریممبر یور گریٹ فادر. اور جو ہمارے شاعر عوام تھے حبیب جالب صاحب, آج بھی ان کے لفظ جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا پاکستان ہو جہاں پہ ہم ان کی نظم کو یاد کریں اور کہیں کہ یہ ماضی کا پاکستان ہے. اس دن کا آئی تھنک ہم سب کو انتظار ہے. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ گوگل کا استعمال کم کریں, اور خود یہاں پہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ موجود ہیں, حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہیں, ان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ جی حبیب جالب صاحب کی برسی کب تھی. تو آج ہے حبیب جالب صاحب کی برسی, یعنی 13 مارچ کو, 12 مارچ کو نہیں ہوتی. حبیب جالب صاحب کو ہمارا سلام. اجازت دیجیے, خدا حافظ.